पहला क्वेश्चन है कि सोनोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है ये क्या है। सोनोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है मेरे प्यारे भाई ये है अनुनाद। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने इसका देखिए गाइस, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन नजर आएगा। देखो, बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, चाहे पिघले या न पिघलेगा, इस पानी का स्तर जो है ये बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। इसका जो गाइस मेन कारण है वो ये है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो अपने भार के बराबर आयतन को पहले ही विस्थापित कर देता है। इसीलिए जब जल में बर्फ डाला गया होगा तभी यह अपने भार के बराबर आयतन को विस्थापित किए होंगे। तो जब गाइस वो बर्फ पिघलेगा तो अपने भार के बराबर ही पिघलेगा और वो गाइस अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसके स्तर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगला आपके सामने कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व है ये अधिकतम होता है। इसका आंसर आप बताएंगे किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ये आपसे कहा गया। राइट होगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला देखो, इसका आंसर आप बताना है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर के नहीं गुजर सकती वह है गाइस डीसी आपूर्ति। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि डीसी आपूर्ति जो है गाइस ये कंडेंसर से नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, इसका आप बताएंगे संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझदारी से आंसर देना है, ठीक है। देखो, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सीसा। जो भी बता रहे हैं सीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, इसके एक्सप्लेनेशन को, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। देखो गाइस, यहाँ पर जो लिखा गया है कि वैसी बैटरी जिसमें स्पंज लेड तथा लेड पैराऑक्साइड द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है वह केवल और केवल विद्युत ऊर्जा में ही होता है। और इस प्रकार के बैटरी को हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं, क्योंकि गाइस इसमें एसिड भी होता है और लेड यानी सीसा भी सम्मिलित होता है, जिसकी वजह से इस प्रकार के बैटरी को लेड एसिड बैटरी कहा जाता है। ओके, फिर देखो गाइस, जो लिखा गया लेड एसिड बैटरी है इसका आवरण या फिर जो बर्तन है या फिर जो गाइस जिसका वोल्टामीटर होता है ये कांच का बना होता है और इसमें 2 प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं, धनात्मक प्लेटें तथा ऋणात्मक प्लेटें। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला आपके सामने कि विद्युत परिपथों में फ्यूज की अपेक्षा लघु परिपथ बंधक या फिर जिन्हें आप कहते हैं एमसीबी को प्राथमिकता दी जाती है, आखिर क्यों। क्योंकि गाइस जो एमसीबी होता है ये ओवरलोड को दूर करने के बाद एक लीवर दबा करके पुनः सेट किया जा सकता है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलोड को दूर करने के बाद एमसीबी को एक लीवर दबा करके पुनः सेट किया जा सकता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला देखो मेरे प्यारे भाई कि डायनेमो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर गाइस डायनेमो जो है ये ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है ना, ऊर्जा का परिवर्तन करता है यानी ऊर्जा को एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है, ये होता है गाइस डायनेमो। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन है। देखो जो गाइस डायनेमो शब्द है ये एक प्रकार का ग्रीक शब्द है जो कि डायनामिसिस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है डायनेसिस, जो गाइस डायनामिसिस का अर्थ है, इसका अर्थ होता है पावर या फिर जिन्हें कहते हो आप शक्ति, ठीक है। और मूल रूप से यह विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है जिन्हें आप डायनेमो कहते हो। ओके, इसके बाद आप याद रखिएगा मेरे भाई, डायनेमो जो है गाइस ये दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला आपके सामने कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। वैसे भी आप जानते होंगे काफी ज्यादा गाइस चर्चित हैं और आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि बहुत ज्यादा इजी भी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं वो हैं थॉमस अल्वा एडिसन। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने मेरे एक बात और सुन लो, इसका गाइस अब जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी देख लो, बहुत जरूरी है। देखो गाइस जो बेतार का तार है इसकी जो खोज है ये मार्कोनी के द्वारा 1901 में की गई थी। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि मार्कोनी ने ही गाइस एक और खोज की थी जिन्हें आप कहते हो रेडियो, ठीक है। तो रेडियो की खोज जो है ये मार्कोनी के द्वारा ही की गई थी। रेडियम की खोज जो है गाइस मैडम क्यूरी के द्वारा 1898 में की गई। डायोड बल्ब का जो आविष्कार है ये सर जे फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में की गई। जो गाइस तापनिक उत्सर्जन है इसका जो आविष्कार है ये एडिसन के द्वारा, और ट्रायोड बल्ब का जो आविष्कार है ये लीड ए फॉरेस्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा विद्युत बल्ब का तब आप कहेंगे थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं। उसके बाद जब आपसे कहा जाएगा डायोड बल्ब तब आप कहेंगे सर जे फ्लेमिंग। जब आपसे कहा जाएगा ट्रायोड बल्ब तब आप कहेंगे लीड ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि घड़ी या फिर क्लॉक की जो चाल है इसको मापा जाता है गीगा वोल्ट में, गीगा वॉट में, गीगा एम्पियर में या फिर गीगा हर्ट्ज में। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो क्लॉक है या जो घड़ी है इसको हम गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 गीगा हर्ट्ज बराबर होता है 10 की घात 9 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है गाइस, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि विद्युत के बल्बों की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले CFL का पूरा नाम क्या है। जो गाइस विद्युत बल्ब की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले CFL होते हैं इसका पूरा नाम क्या है। इसका जो पूरा नाम है मेरे प्यारे भाई वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आप आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गाइस आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बस, आंसर आपका आसानी से आएगा। पहला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी चालक तार से 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि चालक तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किए गए कार्य की गणना करना है। अब आप यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि चालक तार है जिसकी धारा या फिर जिन्हें आप आई से प्रदर्शित करते हो ये आपको दिया गया है 10 एम्पियर। फिर आपको गाइस टाइम दिया गया है या फिर कहा जाए जो यहाँ पर आपको समय दिया गया है, टी दिया गया है, वो दिया गया है आपको 10 सेकेंड, ठीक है। और आपको गाइस यहाँ पर V का मान दिया गया है, वो दिया गया है 15 वोल्ट, ठीक है। और आपसे पूछा गया है W या फिर कार्य। अब आप सभी जानते हैं कि किए गए कार्य की गणना करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू VQ। W इज इक्वल टू VQ का फार्मूला लगाएंगे जहां पर Q बराबर हम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई IT यानी I और T का गुणनफल। कहने का मतलब है अगर इसको हम देखें तो मेरे प्यारे भाई W बराबर VIT, I और T का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। V बराबर यहाँ पर आपको दिया गया 15 तो हो जाएगा 15 गुणे I आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई 10 तो हो गया 10 गुणे T आपको दिया गया 10 सेकंड तो हो गया 10, ठीक है। 15 दहम्मा कितना हो जाएगा 150 और गुणे 10 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1500। और आप सभी जानते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 1500 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि मुझे ऑप्शन ए में नजर आ रहा है ना। तो राइट यहाँ पर
क्या हो जाएगा आपका 1500 जूल, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी यदि उसे दो बिंदुओं के बीच त्वरित किया जाता है, जबकि विभवांतर आपको 1000 वोल्ट दिया गया है। अब आप समझना मेरे प्यारे भाई, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इजी बहुत है, बताइए। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एक इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है। ये होती है गाइस इसकी जो आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में, है ना। और आपसे पूछा गया गाइस इसकी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो गाइस इसकी गतिज ऊर्जा होगी या जो गाइस किए गए कार्य होंगे ये कितना होगा, आप यहाँ पर देखो गाइस वी क्यू यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा, यानी जो टोटल विभवांतर है और जो इसका टोटल आवेश आ रहा है या कूलाम आ रहा है ना। यहाँ पर आपको विभवांतर टोटल दिया गया 1000 वोल्ट, और जो गाइस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में गाइस ये टोटल कूलाम होंगे वो होते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो 1000 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का हमने यहाँ पर गुणा किया, माइनस 19 का किया तो यहाँ से 3 जीरो हट करके यहाँ पर 3 जीरो हट जाएगा, यानी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 16 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किसी चालक का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट है और यदि उसे 4 एम्पियर की धारा उससे प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध आपको ज्ञात करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। समझने की कोशिश करना, किसी भी चालक का विभवांतर है वह दो बिंदुओं के बीच है और इसका जो गाइस विभवांतर है वो दिया गया है 8 वोल्ट, ठीक है। और आपसे कहा गया गाइस जो धारा है वो कुल मिलाकर के 4 एम्पियर की उससे प्रवाहित हो रही है, आपसे उसका रेजिस्टेंस या फिर उसका प्रतिरोध पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, जो इसका प्रतिरोध होता है वो होता है उसके विभवांतर और उसमें जो गाइस धारा है या जो गाइस उसमें करंट बह रही है उसका अनुपात, ठीक है। तो R इज इक्वल टू वी बाई आई का फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आंसर आएगा। V यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 8 वोल्ट दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, और I यहाँ पर आपको दिया गया है 4 एम्पियर, तो हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 2 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अब आप सभी जानते हैं कि जो गाइस प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है, जिनको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखो, किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो चालकता आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आंसर देना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो चालकता आपको ज्ञात करना है। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको गाइस इसका जो चालकता है वो ज्ञात करनी है। अब आप सभी जानते हैं चालकता बराबर होगी जो इसका प्रतिरोध है उसका अनुपात, यानी उसका गाइस जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती उस चालक की चालकता कहलाती है। तो गाइस अगर आप 1 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आएगा ना। और गाइस जो इसका मात्रक होता है चालकता का वो होता है ओम इनवर्स, क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, या इसी ओम इनवर्स को हम मो में भी प्रदर्शित करते हैं। तो 0.01 ओम जो है गाइस ये आपका राइट होगा, 0.01 मो या 0.01 ओम इनवर्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो, इसका भी आप आंसर दीजिए, बहुत इजी है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 60 ओम है, ये 60 ओम लिखा गया है, ठीक है। अगर MHO लिखा होता तो वो उसकी चालकता हो जाती। और गाइस फिर कहा गया कि जिससे 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, चालक तार के बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना। अब आपको यहाँ पर आसानी से आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, कोई गाइस कोई एक चालक तार है, प्रतिरोध आपको उसका 60 ओम दिया गया और गाइस उससे धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 2 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है, आपसे उसका विभवांतर या वोल्ट पूछा गया है। अब पहले तो आप गाइस यहाँ पर जो मिली एम्पियर लिखा गया है इसको एम्पियर में बदलिए। अब आप सभी जानते हैं मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -3 इसमें गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको गाइस से लिखा गया 2 मिली एम्पियर, यानी 2 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर यहाँ पर दिया गया, और आपको आर दिया गया वो दिया गया 60 ओम, ठीक है। आपसे विभवांतर पूछा गया, बी पूछा गया, और वी बराबर होता है आपका आई और यहाँ पर आर, ठीक है, आई और आर। आई आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3, आर आपका हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। और जब आप गाइस इसका गुणा करेंगे
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा 0.12 वोल्ट। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक हीटर है जिसकी शक्ति 1250 वाट है और विभव उसका दिया गया है 115 वोल्ट। ज्ञात करना है आपको गाइस प्रतिरोध और हीटर में धारा। ठीक है, आपसे गाइस यहाँ पर ओम निकालना है और आपको एम्पियर निकालना है। आसानी से आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर पहले आप, सबसे पहले तो यहाँ पर हम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, इसकी विद्युत शक्ति हम सबसे पहले निकालेंगे। ऐसा क्यों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं गाइस कि अगर हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा आपका V²/P, है ना। तो यहाँ पर गाइस ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो V²/P का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपको वोल्ट पहले ही दे दिया गया था 115 वोल्ट। तो गाइस V² है यानी 115 का हम वर्ग करेंगे और गाइस आपका जो P है या शक्ति है वो दिया गया था 1250 वाट, है ना। तो 115 गुणे 115 का हम गुणा करेंगे और 1250 से जब उसे हम भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, आएगा आपका 10.6 ओम। क्या आएगा, 10.6 ओम। तो ये आपका क्या निकला, प्रतिरोध निकला। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे तो 10.6 ओम यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आसानी से आ सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं कहीं ऑप्शन में इस प्रकार मिल जाए 10.6 यहाँ पर भी मिले, 10.6 यहाँ पर भी मिले, तब आप क्या करेंगे, तब आपको दूसरा इसका स्टेप भी निकालना होगा, जो कि मुझे यहाँ पर करंट पूछी गई है, धारा पूछी गई है। धारा बराबर हो जाएगा जो गाइस शक्ति है और जो विभवांतर उसका अनुपात। शक्ति यहाँ पर आपको दी गई थी 1250, विभवांतर आपने गाइस निकाला, यहाँ पर दिया गया था 115। जब आप 1250 को 115 से भाग देंगे तब आएगा आपका 10.9 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो 10.9 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार पहले सभी दिल की गहराई से क्लास को लाइक कर दो। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुई है, तो जिम्मेदारी आपकी तो बनती है, फर्ज आपका ये बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो सबसे पहले सभी मित्र एक क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे। ठीक है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि मेरे प्यारे भाई एसी को डीसी में बदलती है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एसी को डीसी में। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस की अपचाई परिणामी मित्र जो है, इसमें एसी निर्गत जो है ये क्या प्रदान करता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा गाइस, ये निवेश धारा से अधिक धारा को प्राप्त करता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं और विद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग जो है ये कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। डेली में क्लास में नहीं ले पाता हूँ, कारण यही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जो गाइस पथ का आकार होगा, मार्ग जो आकार होगा मार्ग का, वो हो जाएगा परवलय। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जो है ये कैसा प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। बताइए जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जो है ये कैसा होता है मेरे प्यारे भाई। राइट हो जाएगा, जल की सतह जो है इस पर थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। करेक्ट हो जाएगा, जल की सतह पर थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन वी। चलिए अगला आपके, अभी एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है तो याद रखिएगा इसका मुख्य कारण है वो है अपवर्तन। क्योंकि आप सभी जानते हैं अपवर्तन में बताया गया कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो अविलंब से जब गुजरेंगी तो वो अविलंब की थोड़ा सा गाइस अविलंब से थोड़ा विचलित हो जाती है ना। तो ये होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आप समझते हैं प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं, अपवर्तन परावर्तन, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है और सभी जानते भी होंगे,
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। देखो गाइस, इसका मुख्य कारण है वो है गाइस वायुमंडल का डिफ्रैक्शन या वायुमंडल का अपवर्तन। इसी की वजह से गाइस अगर सूर्य डूब जाता है तो उसके बाद भी हमें कुछ देर दिखाई देता है, ठीक है, कुछ देर तक दिखाई देता है या उगने से कुछ देर पहले ही दिखाई देने लगता है ना। ये होता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है ये कैसी होती। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती। सभी जानते हैं अगर वायुमंडल ना होता भैया तो दिन की अवधि कम हो जाती है ना। तो राइट यहाँ पर क्या होगा मेरे मित्र, ऑप्शन ए कम हो जाती, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने देखो, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपको गाइस कहीं डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो गाइस दृष्टि भ्रम है ये क्या है, इंद्रधनुष या भूदीप्त, प्रभाव मंडल या जिन्हें आप हेलो भी कहते हो, मरीचिका। मरीचिका जो है गाइस ये एक दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम है मतलब ये हुआ जैसे अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाएंगे, दैट मींस जैसे आप राजस्थान चले जाइए, एक बात राजस्थान चले जाएंगे वहां पर गाइस जैसे कुछ दूर पर आपको एक रेत जो है ये चमकता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा कि वहां पर पानी है, तो पानी के अभाव में आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर पानी भी नहीं मिलेगा। इसे ही कहा जाता है मरीचिका। मुख्य रूप से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो ये जो है ये लागू होता है हिरण के ऊपर, है ना। अब जैसे गाइस जहां पर पानी की कमी होती है, बालू वगैरह ज्यादा होते हैं, रेत वगैरह ज्यादा होती है, तो वहां पर जो गाइस हिरण है ये दूर से देखता है और रेत जो है ये चमकता रहता है ना। तो उसको समझ में आता है कि वहां पर पानी होगा, फिर वो दौड़कर वहां पर जाता है तो उसको पानी भी नहीं मिलता है और इसी की वजह से गाइस वो इसी के लालच में, इसी के भ्रम में दौड़ते दौड़ते रहता है और गाइस प्यासा ही वो मर जाता है ना। तो गाइस ये होता है एक प्रकार का दृष्टि भ्रम जिन्हें आप मरीचिका कहते हो, तो इसीलिए गाइस इसे कभी कभी मृग मरीचिका भी कहते हैं, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है, ओके भैया। चलो अगला आपके सामने इसको आपको बताना है, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग जो है ये इंफ्रारेड रेज होता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट हो जाएगा गाइस, जो सूर्य का प्रकाश है इसका 1/3 भाग या 1/3 भाग राइट होगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन है। एक बात आप और याद रखिएगा, जो अवरक्त किरणें हैं इसकी जो खोज है गाइस ये विलियम हार्शल के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये गाइस माध्यम में गर्मी उत्पन्न करती है, आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा अवरक्त किरण की जो खोज है विलियम हार्शल के द्वारा की गई थी। अगला आपके सामने, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर अपने वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। यह जो है ये किसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है, विवर्तन, परावर्तन, बिखराव या फिर प्रकाश के अपवर्तन। अब देखो गाइस, कोई एक तालाब है और उसके तल में कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो लगता है कि ये जो पत्थर है ये लगभग ऊपरी सतह पर ही रखा हुआ है, अगर हम अपने हाथ डालेंगे तो हो सकता है हम पकड़ ले, लेकिन जब आप हाथ डालते हो तब आप पकड़ नहीं सकते हो, है ना। ये गाइस ऐसा इसलिए होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, जब एक माध्यम से गुजर रही प्रकाश किरणें किसी अन्य माध्यम में आपतित होती हैं तो अपने पथ से वह मुड़ जाती हैं, और जैसे वह एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और गाइस अपने पथ से वो थोड़ा मुड़ जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन गाइस है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा लागू होगा, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और आसानी से आ जाएगा, बहुत इजी भी है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी गाइस यहाँ पर आपको यम बराबर दिया गया है 10 किलोग्राम, ठीक है।
और फिर लिखा गया कि एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, यानी F बराबर आपको क्या दिया गया मेरे प्यारे भाई 10 न्यूटन। फिर देखो तो निम्न में से कौन सा लागू होगा। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि F बराबर होता है ma, जो कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। यानी गाइस जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अब यहाँ पर मुझे F भी मिल चुका है एंड m भी मिल चुका है, F भी मिला है, m भी मिला है, मतलब मुझे a निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ पर हम F अपॉन m इज इक्वल टू a कर दें तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि F अपॉन m इज इक्वल टू a। यहाँ पर गाइस आपका ये आया कहाँ से, तो ये आया F बराबर mac। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गाइस F का मान यहाँ पर यानी फोर्स कितना दिया गया आपको 10 न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। मास या फिर द्रव्यमान आपको कितना दिया गया 10 दिया गया, ये भी आपका हो जाएगा 10 बराबर e। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गाइस अगर प्रति लग जाता तो यहाँ पर -2 नहीं होता, जबकि प्रति नहीं लगा है तो -2 हो जाएगा। मतलब निकाय जो होगा आपका ये हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो भी मेरे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप बताइए। ये भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे आंसर आसानी से आएगा। तो देखो ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान जो है कितना होगा, जबकि जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि जो गति का समीकरण है यह है यस बराबर यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर जी होगा क्योंकि जी का मान लिखा गया है, तो ये ए नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जी। ओके, तो ये गाइस आपका गति का समीकरण होता है। यहाँ पर u का मान हमको दिया गया है 20 मीटर और t का मान भी मुझको दिया गया है 3 -1/2, जी का मान भी दिया गया है 10 और टी स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप इसको पुट कीजिए, यहाँ पर मैंने पुट कर रखा, देखो पहले गाइस जो गति का समीकरण है इस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसमें गाइस मैंने u का मान जो दिया गया था 20 उसको पुट किया और समय हमें दिया गया था 3 सेकेंड, तो 20 × 3 -1/2। जी का मान मुझे दिया गया था गाइस 10, तो यहाँ पर 10 मैंने लिख दिया और समय मुझे 3 सेकंड दिया गया, उसका मैंने वर्क कर दिया तो 3 त्रिका 9 हो गया। मेरे प्यारे भाई मैंने इसको यहाँ पर गुणा किया तो 20 × 3 = 60 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 नाम 90 और 90 को गाइस जब आप 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 45, यानी 60 - 45 मतलब आ जाएगा आपका 15 मीटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन जो है ये कितना होगा 15 मीटर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो दो सतहों के बीच सतह जो अनियमितताएं गाइस परिणाम होता है ये क्या होगा, आपका घर्षण होता है। यानी दो सतहों के बीच गाइस क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है और ये कोई सतह, मान लीजिए ये सड़क है और ये आपकी बाइक का टायर है। तो मेरे प्यारे भाई आपकी बाइक के टायर और जो सड़क है उसके बीच में जो गाइस सतह होती है उसे कहा जाएगा, उसके बीच में कौन सा बल लागू होता है, तो उसके बीच में घर्षण होता है जिसकी वजह से आपकी बाइक चलती है। तो माय डियर यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा घर्षण। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आप देखो, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पटाखेदार रॉकेट 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गैस निकाल रहा है। रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होने वाला बल, तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताइए। ध्यान दीजिएगा आपसे क्या कह रहा है, रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होने वाला बल। यानी गाइस यहाँ पर जो रॉकेट में आपका बल होगा, रॉकेट में जो आपका बल होगा, रॉकेट बल बराबर यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। ये होगा मेरे प्यारे भाई जो पटाखेदार रॉकेट का
जो बेग है मेरे प्यारे भाई, ये कितना लिखा गया है यहाँ पर, दर जो लिखा गया है मतलब गैस निकालने की दर, वो कितना लिखा है 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0.05 गुणे, और जो गाइस इसकी बेग दिया गया है वो कितना दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका भी लिख देता हूँ किलोग्राम प्रति सेकंड। अब मेरे प्यारे भाई जब आप 400 का 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या, आपका 20 न्यूटन आएगा, आप गुणा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो गाइस रॉकेट है ये रैखिक संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखना आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने भौतिक तुलाई या जो गाइस फिजिकल बैलेंस होता है, यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, बताइए। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक तुलाई या जो फिजिकल बैलेंस है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा समानांतर बल निकाय पर, बिल्कुल सही हो जाएगा, समानांतर बल के नियम पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई वह मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपका बिल्कुल आसानी से आएगा, फटाफट आंसर दो। तो ध्यान दीजिएगा, वह मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं, फैराडे के नियम। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत ही इजी है एंड कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपका, तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, समवेग। सम मतलब होता है आपका संगति, मतलब द्रव्यमान, और वेग तो आपका वेग होता ही है मेरे प्यारे भाई। संवेग जो है ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। सही होगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो द्रव्यमान और त्वरण है गाइज ये तो होता है, इसका गुणनफल बराबर बल होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाई। सही होगा आपका ऑप्शन ए जड़त्व, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए जड़त्व बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान कैसा होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वत्र जो है इसका, या जो है इस गुरुत्वाकर्षण का जो मान है ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है गाइस ये स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, बताइए कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल होता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन लाइक ज़रूर कर देंगे, एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे मेरे प्यारे भाई। एक कार मोड़ लेती है जब, तो उसमें गाइस जो अपकेंद्री या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है जिससे वो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा यहाँ पर देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर गाइस जो लिखा गया है
कि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो हैं ये अपकेंद्रीय बल के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है। अपकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, याद रखना आप ये भी। और घर्षण बल के कारण ही गाइस चलना संभव होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो याद रखना मेरे भाई। अगला आपके सामने एक फ्लाई व्हील स्थिर अवस्था से आरंभ कर 10 सेकंड में 240 चक्कर प्रति मिनट की कोणीय चाल प्राप्त करता है, इसका त्वरण क्या हो? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा गाइस देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दो पहले। इसके लिए गाइस आप 5-6 सेकंड का समय ले लो, फिर आगे हम बात करेंगे। पहले आंसर दो, चलो बताओ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। एक फ्लाई व्हील स्थिर अवस्था से आरंभ होकर के 10 सेकंड में 240 चक्कर प्रति मिनट की कोणीय चाल प्राप्त करता है, इसका त्वरण क्या होगा। इसका गाइज आप व्याख्या पहले देखो। जो गाइज कोणीय त्वरण का फार्मूला होता है वह क्या होता है, वो होता है गाइस आपका अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी। ठीक है, यानी कोणीय चाल बटे समय। अब मेरे प्यारे भाई कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा, कोणीय चाल और उसमें जो लगाया गया समय है वो होगा। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो गाइस ओमेगा का मान होता है ये कितना होता है, 2 पाई होता है। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, देखो जो ओमेगा का मान होता है ये कितना होता है, 2 पाई होता है। जबकि हमें चाल कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई, 240। समय हमें कितना दिया गया था मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपने देखा ही कितना दिया गया, 10 सेकंड दिया गया। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो लिखा गया 2 पाई गुणे 240 बटे 60 गुणे 10, क्योंकि गाइस इसको मैंने सेकंड में बदला। ठीक है, तो 60 गुणे 10 हो गया। अब इसे 60 से हम इसको गाइस कैंसिल करेंगे तो 6 चौके 24, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 2 पाई गुणे 4/10। अब मेरे प्यारे भाई इसको जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2.512 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना आपसे पूछा जा सकता है। अगला, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। बताइए जड़त्व आघूर्ण जो है ये किस पर नहीं निर्भर करेगा। फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है गाइस, ये किसी भी कोणीय वेग पर या किसी भी पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है ये किसी भी पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि पिंड के द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान वितरण और पिंड का घूर्णन अक्ष इस पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की आर त्रिज्या वाली एक पतली वलय को इसके केंद्र के परितः घूर्णन कराते हैं, तब इसकी त्रिज्या कैसी होगी। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि भले ही आज के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आज के गाइस। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। न्यूमेरिकल जो गाइस मैं करवा रहा हूँ ये तो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट उसका सॉल्यूशन के साथ जो मैं दिखाता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाली एक पतली वलय को इसके केंद्र के परितः घुमाते हैं या घूर्णन कराते हैं, तो इसकी त्रिज्या कैसी होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। घूर्णन प्रभाव जो है ये कौन से घटक के द्वारा उत्पन्न होता है, सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बल के अनुप्रस्थ घटक द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एक चलती कोणीय वेग मतलब एक गाइस जो यहाँ पर चक्ति लिखा हुआ है, इसे मान लीजिए आप चक्की। ठीक है, तो एक चक्की कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है और एक बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है, तो इसमें क्या संरक्षित रहेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एक चलती कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, इस पर एक बच्चा बैठ जाता है, तो कोणीय संवेग जो है गाइस ये आपका संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट क्या हो जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई होती है। बल जो है मेरे प्यारे भाई इसका जो इकाई होगा यह होगा आपका न्यूटन। दाबाव का होगा मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका पास्कल। तापमान का हो जाएगा आपका केल्विन। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई अश्व शक्ति जो है ये किसका एकक है।
इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी है, फ़र्ज बनता है आपका, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अश्वशक्ति जो है गाइस ये शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो आपको आसानी से आएगा। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन होता है, तो वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया। अब आप सभी जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, जो गाइस W बराबर होता है, ये होता है बल और गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी गाइस होगा F इंटू एस। ठीक है, तो गाइस W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो यहाँ पर आपसे कार्य ही पूछा गया, F आपको कितना दिया गया, 10 दिया गया, और यस आपको कितना दिया गया है, यानी विस्थापन जो है कितना दिया गया, 5 दिया गया। तो 10 25 50 जूल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए क्या नियत हो, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। एंड जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए इसमें जो गाइस नियत होगा वह होगा आपका गतिज ऊर्जा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये किसका योग होती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें जीवाश्मों से ऊर्जा जो है गाइस ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी जीवाश्मों से ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आज गाइज हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी क्लास लेने की, क्योंकि गाइज आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की कि आज आपकी क्लास में किसी न किसी तरीके से तो लूँगा ही, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो आपको गाइज मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सूर्य जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर शक्ति का सूत्र जो है ये क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन के देख लो, एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है। जो गाइस से कार्य करने की दर है इसको ही शक्ति कहा जाता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है, तो कार्य की जो शक्ति होगी ये हो जाएगा गाइस आपका P बराबर W/T, ठीक है। और यहाँ पर संवेग अगर आपसे कहा जाता है तो वेग गुणे द्रव्यमान होगा आपका। संवेग का सही मात्रक जो होता है गाइस ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है।
अगला आपके सामने स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना मेरे प्यारे भाई, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट क्या होगा, देखो किसी भी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करके इनके संकेतों के अनुसार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अब आपको गाइस यहाँ पर सूची फर्स्ट को जो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड उनके खोज से संबंधित नाम दिए गए हैं। तो अब आपको मिलान करके बताना है सही क्या होगा। फटाफट आंसर दो। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई, जो कॉपरनिकस हैं ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत इन्होंने दिया। जो कैपलर है इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए। न्यूटन जी के द्वारा दिया गया था गाइस गुरुत्वाकर्षण नियम। तो वहीं गैलीलियो ने दिया बृहस्पति के चंद्रमा। यानी गाइस आपका ए पर होना चाहिए 3, बी पर होना चाहिए 4। तो ए पर 3 और बी पर 4, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कैपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की जो आकृति है ये कैसी है। देखो कैपलर ने खोज करके ज्ञात किया था मेरे प्यारे भाई कि ग्रहों की जो परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है ये दीर्घवृत्तीय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया, इजी आपका बहुत है। फटाफट आंसर दो। ग्रहों की गति के नियम को गाइस किसने दिया, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपलर ने। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं कैपलर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि यदि वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, यानी गाइस जो पृथ्वी है ये वायुमंडल को किस प्रकार से जकड़े रहती है या पकड़े रहती है, इसका आंसर आप बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो पृथ्वी है ये वायुमंडल को किस प्रकार से जकड़े रहती है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण से। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। जब इसका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जाकर के 1/6 हो जाता है, यानी 600 को जो 6 से भाग देंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है किसका मात्रक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब इसके द्रव्यमान या भार में क्या परिवर्तन होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि भार जो है ये परिवर्तित हो जाता है परंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेटे को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा किनका योग होती है। अभी आप सभी ने गाइस देखा ही, इसके पहले भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपने बिल्कुल सही बताया था मेरे प्यारे भाई, जो यांत्रिक ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। बात कितनी अच्छी लिखी गई है और कितना गजब लिखा गया है, एक बार फिर से पढ़ो
आपको गाइस थोड़ा सुकून मिलेगा। भले ही ना सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। अगर सिलेक्शन की गाइस जुनून है आपके अंदर, एक सीट कंफर्म करने की आग है आपके अंदर, और अगर आप उसे लगातार जलाए रखते हैं, ईंधन देते रहते हैं, तो निश्चित है कि एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, वर्दी आपकी गुलाम हो जाएगी, वर्दी आपको मिल जाएगी। ये जो गाइस आपका मतलब शरीर है, वदन है, ये वर्दी पाने की चाहत रखता है, ये पूरी जरूर होगी। इसलिए गाइस आपको दिन रात एक करना होगा। अगर सपने देखने का शौक है तो गाइस उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी नींदें को अधूरी करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि भले ही ना सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। बिल्कुल सही लिखा गया मेरे प्यारे भाई। ये मोटिवेशन लाइन आपको कैसी लगी एक बार सभी मित्र बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हमारे लिए गाइस ये कहा जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर अच्छा लिखा गया है। एक बार पढ़ो, आपको अपने दिल को सुकून मिलेगा। एक बार पढ़कर तो देखो कैसा लग रहा है। सभी मित्र कमेंट में ये जरूर बताना कि मोटिवेशन लाइन आपको कैसी लगी। तो अब आइए मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? यहाँ पर ये विद्युत लिखा है, यहाँ पर ये विद्युत लिखा है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, एसएससी CHSL 10/8/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइकल फैराडे ने। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं माइकल फैराडे, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप दाब या फिर द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं? मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप प्रणोद, प्रणोद का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, चाहे प्रणोद कहा जाए या फिर आप जिन्हें कहते हो बल या फिर फोर्स, ठीक है। तो दाब का मान प्राप्त करने के लिए हम गाइस जो प्रणोद है या बल है, इसको किससे विभाजित करते हैं या फिर किससे भाग देते हैं? एसएससी CGL 13/8/2021 के दोपहर शिफ्ट की परीक्षा में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कि दाब को हम मापने के लिए बल बटे क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं, या फिर जिन्हें आप कहते हो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्र या फिर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो सो गाइस यहाँ पर सही आंसर होगा आपका क्षेत्र। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि इस प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस का जो गाइस लैंग्वेज है ये थोड़ा टफ बनाया जाता है, ताकि आप थोड़ा चकित हो जाएं, थोड़ा भ्रमित हो जाएं। लेकिन जब आपके अंदर हौसला है और वर्दी पाने की चाहत है, जुनून है, और गाइस अगर आप उसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं और ये लगातार ऊर्जा आपका हौसला बरकरार है, तो गाइस आपका ये जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है ये बदल कर आपका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ ही नहीं, ठीक है। एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है, वह क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया। ये बल ही है, बल ही एक बाहरी निकाय है जो किसी भी पिंड को विराम अवस्था या गति अवस्था में गाइस या फिर उसकी स्थिति को बदलने के लिए लगाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रक इसका न्यूटन होता है। सभी मित्र इस बात से परिचित तो हैं ही। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? एसएससी CPO के मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसमें कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चमगादड़। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चमगादड़ जो है मेरे प्यारे भाई, ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि को उत्पन्न करता है, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए सहायक होता है। दैट मींस ये वह यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो गाइस, जो चमगादड़ है या 20 से लेकर के 100 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति की अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करता है। और ये जो गाइस अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे हैं, ये प्रतिध्वनियां शिकार के बारे में जानकारी देती हैं, जिसकी मदद से गाइस ये जो चमगादड़ है ये अपने शिकार की ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। किसकी मदद से? तो अल्ट्रासोनिक प्रतिध्वनियों की मदद से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया पहले कहा गया ध्वनि माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती।
दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई की ध्वनि जो है या किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसएससी सीपीओ 16/3/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? देखो भैया, ध्वनि जो है ये सबसे अधिक अगर कहा जाएगा इससे तेज किस में गमन करेगी तो वह हो जाएगा आपका ठोस। ठोस में सबसे अधिक तेज चलेगी और निर्वात में गाइस से गमन नहीं कर सकती। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, प्यारे हमारे दिल के मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को गाइस कहा जाए तो संचरण करने के लिए या गमन करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ही पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ गाइस और ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये गाइस जो है ये ध्वनि जो है किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच ही रही है, जो कि वायु का माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों के लिए जो श्रव्य ध्वनि की सीमा है या कितनी है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर ये सीमा लिखा है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सीमा लिखा गया है। ये सीमा गलत लिखा गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका माफ कर देना। ये सीमा इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, गलती मत निकालने लगना मेरे प्यारे भाई, वैसे तो गलती हो ही जाती है। तो देखो, मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है आप सभी जानते हैं, जो गाइस इसकी श्रव्य सीमा या सुनने की सीमा है या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है या कितनी, यहाँ पर ये सीमा बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, एसएससी CHSL की मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि गाइस जो एक मतलब वयस्क मनुष्य या वयस्क मानव है उसके सुनने के लिए जो श्रव्य सीमा है वह कितनी होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। जो गाइस हर्ट्ज है ये गाइस जो है ये ध्वनि के आवृत्ति की मात्रक है, यानी कि गाइस आवृत्ति का जो मात्रक है ये हर्ट्ज ही होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो थोड़ा ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। अभी गाइस आपने देखा ही, थोड़ा समझो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं, वह किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। देखो थोड़ा सा घुमाया गया, मैंने आपको पहले ही बता रखा गाइस कि इस प्रकार की परीक्षाओं में आपके घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर संभव भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, आपको घुमाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्थिर रहना है, दिमाग को अपने स्थिर रखना है गाइस, क्योंकि आपको पता है ये आपके लिए अंतिम मौका है, आपके लिए सुनहरा मौका है, इससे हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देना है। देखो भैया, चमगादड़ जो है ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाए। चलो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? मैंने अभी आप सभी को बताया, अगर आपने देखा होगा तो आप गाइस आसानी से बता सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया गाइस, जब आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का क्वेश्चन आया था कि जो श्रव्य सीमा है गाइस मनुष्य की वह कितनी है, तो आपने बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो हर्ट्ज मैंने आप सभी को अंत में बताया था कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइस जो है हर्ट्ज जो है यह ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए या गाइस कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की आवृत्ति। एसएससी CHSL 21/10/2020 के दोपहर की परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हो सके तो आपको अगर लगता है, आपको गाइस इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी। ठीक है, मतलब गाइस कहा जाए तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए हम हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रियाबल है? दूरी पर क्रियाबल इसमें कौन सा हो जाएगा? सीपीयू की परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, दूरी पर कार्यवाही बल जो है गाइस, वह बल जो है वो शरीर के शारीरिक संपर्क में ना होने पर भी कार्य कर सकते हैं। इस गाइस जो मतलब बल है, ये मतलब है कि ये मतलब बिना स्पर्श किए भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया गाइस, ये बिना संपर्क हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से किसे
ग्रह गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभी तक मैंने आप सभी से एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो। अगर लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपका एक सीट अब की बार पक्का है, कंफर्म है, तो गाइस आप सभी मित्र से मैं एक बार दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करता हूं, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं आपके लिए गाइस। मैं अपना कीमती समय निकालता हूं, आपको डेली क्लासेस देता हूं, आपका टेस्ट करवाया जाता है फ्री में, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार पहले क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, उसके बाद हम आगे क्लास में बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई, आप पता नहीं कैसे मित्र हो कि आपको ये नहीं दिखता कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए हर संभव फ्री में जितनी भी मदद कर सकता हूँ हर संभव मदद करता हूँ। आज मैंने आपको फिजिक्स के नोट्स भी दे दिए हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी पर आपको मिल गया होगा। आपको गाइस मैं जितनी कोशिश मतलब मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूँ, फिर भी आप ऐसे मित्र हैं कि हमारा तनिक भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो और एक बार इस क्लास को अपने सभी मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई, अपने सभी मित्र तक इस क्लास को साझा जरूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये तो गाइस आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। और ये गाइस आपको सब्सक्राइब करने से बेनिफिट में मिलेगा, जैसे कोई क्लासेस अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। किसे ग्रह गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? आप सभी जानते हैं गाइस कि जो कैपलर हैं इन्होंने ग्रहों के 3 नियम दिए थे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन्स कैपलर। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भैया, यहाँ पर आप देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये थोड़ा आपको लंबा चौड़ा बिल्कुल पहाड़ जैसा लग रहा होगा, लेकिन मानकर चलो चूहा जैसा है, थोड़ा समझो आसानी से आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला? देखो भैया, ये जो लिखा गया निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला, बेफालतू ही लिखा गया थोड़ा भ्रमित करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय में भूमि पर पहुंचती हैं, ये किसने कहा था? बस ये क्वेश्चन पूछा गया है, घुमाया फिराया गया बस आपसे, ठीक है भैया बता दो फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो गाइस ये निष्कर्ष निकाला गया कि वस्तुएं जो हैं सभी वस्तुएं जो हैं ये समान त्वरण जी से, समान त्वरण गाइस जो है समान त्वरण मतलब जो गाइस गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे जी से कहा जाता है ना, उसे स्मॉल जी से प्रकट करते हैं। तो गाइस जो गुरुत्वीय त्वरण है समान त्वरण से और समान समय पर भूमि पर पहुंचते हैं, पृथ्वी पर पहुंचते हैं, ये किसने कहा? निष्कर्ष किसने निकाला? भैया गैलीलियो ने तो निकाला था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, आपको पीडीएफ के साथ ये सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम जो है यह स्पष्ट करता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रतिबिंब का नियम, जलत्व का नियम या अपवर्तन का नियम? भैया सारे ऑप्शन बेफिजूल दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका सही है, थोड़ा दिमाग लगाओ आंसर आपके सामने फटाक से आ जाएगा। सभी जानते हैं चंद्रमा और सूर्य के कारण जो गाइस ज्वार भाटा है किसके कारण आता है? भैया गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो गाइस मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कर रखा है। देख लो, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले जो गाइस ज्वार हैं इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण का नियम जो गाइस आपको स्पष्ट करवाता है। और न्यूटन के जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम है गाइस, इसको आमतौर पर कहा जाता है कि प्रत्येक कण जो है या ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है। गाइस कोई भी कण है जो अपने गाइस इस संसार में या ब्रह्मांड में हर एक दूसरे कण को अपने बल के माध्यम से आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है, यानी उसके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपात के बराबर होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। आप सभी जानते हैं गाइस इसे कहा जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पर गाइस आपका ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगला भैया कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? अब सदिश नहीं है कहने का मतलब इसमें कौन सी राशि अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटीज इसमें कौन सी आपकी हो जाएगी? एसएससी एमटीएस 8/8/2019 के ऑफलाइन परीक्षा में पूछा गया। यूट्यूब एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर गाइस, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के चैनल पर जुड़ करके आप इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं।
भैया कौन सी राशि इसमें सदिश नहीं है? अब देखो, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, इन तीनों में गाइस दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, है ना। लेकिन गाइस जो कार्य है, कार्य जो है गाइस, इसमें दिशा तो होती नहीं, मतलब ये आपकी अदिश राशि हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं कि जो यहाँ पर वर्क है या फिर जो कार्य है, ये गाइस जो है यह एक आपकी अदिश राशि होगी। कहने का मतलब सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती? थोड़ा समझना, कौन सी ऊर्जा जो है यह हमें समुद्र से नहीं मिलती। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती? भैया भूतापीय ऊर्जा समुद्र से कहाँ मिलेगी? जब आगे ही भू लगा दिया गया तो दिमाग लगाओ, आपका आसानी से आंसर आएगा। भूतापीय ऊर्जा जो है गाइस ये पृथ्वी से हमें मिलती है, ना कि समुद्र से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूतापीय ऊर्जा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भैया अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल फिर डैश है गुणा बल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि इसमें गाइस एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वह बल और जो गाइस बल के बराबर होता है, मतलब जो गाइस बल है और इसमें कौन सी राशि है उनके गुणन के बराबर होता है, उसके गुणा के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। हर संभव कोशिश करते हैं आपको समझाने की, फिर भी आप ऐसे हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हो। चलो भैया मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, भैया बहनी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको हमारी मेहनत दिख रही है या नहीं। बोलते बोलते गले सूख जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है अच्छे से खाने पीने का या फिर गाइस कहीं पार्टी एंजॉय करने का, ठीक है। हालांकि गाइस मैं पार्टी एंजॉय ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी गाइस हमारे पास समय बचता है वो मैं आपके लिए खर्च करता हूँ। कहने का मतलब है गाइस हमारे पास जितने भी समय बचते हैं मैं आपके लिए गाइस वो खर्च करता हूँ, वो समय मैं आपको देता हूँ, ताकि मैं अपने इस कीमती समय का सदुपयोग करके किसी प्यारे भाई बहन का भविष्य बना सकूं, उनके लिए गाइस मैं कुछ कर सकूं, उनके लिए कुछ मदद कर सकूं। फिर भी आप ऐसे हैं, ना तो क्लास को लाइक करते हो और ना ही गाइस चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब करते हो। भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। अच्छी लगती है, अगर लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो गाइस आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे उत्साह को, हमारी मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए आप लाइक कर सकते हो। अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा। भैया इसका सही आंसर होगा आपका वेग, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का इसमें उदाहरण कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलती कार ये हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा, बंदूक से चलाई गई गोली अभी आपकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से गति हो रही है। पानी जो बांध के पीछे है या फिर गाइस कहा जाए तो तालाब में ठहरा हुआ पानी, ये जो है मेरे प्यारे भाई इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ये गाइस उसके स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। और गेंद को लात मार रहा पैर, ये आपका जो है मेरे प्यारे भाई यह भी आपका गतिज ऊर्जा होगा। कहने का मतलब है इसमें पानी जो बांध के पीछे है यही आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई मैकेनिकल एनर्जी जो है ये हमें किस प्रकार से मिलेगी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी हमें किस प्रकार से मिलेगी? आप सभी जानते हैं गाइस कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड कर लिया जाएगा तो मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। कहने का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा गाइस जो है यांत्रिक ऊर्जा को हमें प्राप्त करने के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने फिर डैश 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 के आधार को रेखांकित किया। मतलब गाइस जो भौतिक वैज्ञानिक हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने गाइस किस मतलब सिद्धांत को या किस घटना को इन्होंने रेखांकित किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट आंसर दीजिए। देखो भैया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संरक्षण के सिद्धांत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एसएससी एमटीएस 14/10/2021 की आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी किस ऊर्जा के घटक हैं? थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है।
थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आएगा, लेकिन थोड़ा टफ जरूर लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए आपको टफ लगेगा। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, भैया अभी आपने देखा कि जो यांत्रिक ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा भैया कि इस प्रकार के परीक्षाओं में आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको गाइस दिमाग को इससे रखना है गाइस अच्छे से परफेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जो है गाइस ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के घटक हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राडार सिस्टम में माइक्रोवेव प्रयोग किया जाता है, या फिर गाइस कहा जाए तो माइक्रो तरंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, माइक्रो तरंगे। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की इसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर ये निम्न लिखा हुआ है, ध्यान देना। SSC MTS नववार 2019 के आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है, फटाफट आंसर दे देंगे। देखो गाइस, निम्न में कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? गाइस देखो, वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, या फिर गाइस कहा जाए तो उसकी जो आवृत्ति है, आयाम है, ये सभी जो है गाइस ये ध्वनि तरंगों की विशेषता। लेकिन भैया ध्वनि की प्रकृति तो होती नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। देख लो यहाँ पर गाइस, इसके जो गाइस कहा जाए तो 5 विशेषता मुख्य रूप से ध्वनि तरंग की होती है। तरंग दैर्ध्य हो गया, उसका गाइस आयाम हो गया, उसकी समय अवधि हो गई, उसकी आवृत्ति हो गई, और उसकी वेग या उसकी गति हो गई। ये गाइस ध्वनि तरंगों की 5 विशेषता होती है, मतलब उसकी प्रकृति गाइस जो है उसकी कोई विशेषता नहीं है। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर के आप एग्जाम गुरुजी बाई अरबी सर के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकती हो। अगला है कि प्रबलता की इकाई क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। SSC CPO 25/11/2020 की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबलता की इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, जो वैल्यू है, फोन है, डेसिबल है, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे भाई प्रबलता की इकाई है। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर जो गाइस ऑल ऑफ ड्यूस है, यानी फिर कहा जाए तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई में प्यारे मित्र उपरोक्त सभी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके गाइस जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा गया, सॉल्यूशन लिखा गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इसका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है। अगला है, पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। किस तरंगों में, या फिर कहा जाए तो किन तरंगों में जो गाइस दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, जो यक्स किरणें हैं, जो गामा किरणें हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, परावैगनी किरणें हैं, अवरक्त तरंगे हैं, ये किस तरंग में शामिल है? भैया ये जो है आपका, ये विद्युत चुंबकीय तरंग में है। किसमें है? विद्युत चुंबकीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी माना जाता है। मतलब किसको हम ऊष्मा तरंग के रूप में भी जानते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा अवरक्त तरंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो अवरक्त किरणें हैं, या फिर कहा जाए जो अवरक्त तरंगे हैं, ये गाइस जो है, जैसे आपके यहाँ टीवी होगी, जो गाइस आपका टीवी या टेलीविजन है, जिसमें गाइस आप पिक्चर वगैरह देखते हो, ठीक है, सीरियल वगैरह देखते हो, तो मतलब आप गाइस देखते हो, कुछ भी देखते हो, चाहे न्यूज़ ही देखो, कुछ भी देखो, उसमें गाइस आप एक रिमोट कंट्रोल का यूज करते होंगे। उस रिमोट में गाइस आपको एक लाइट नजर आती होगी आगे, जब आप गाइस जहां से आप कंट्रोल करते हो उसके आगे लाइट लगी होती है। अगर आप उस लाइट को गाइस कैमरे में ऑन करके देखोगे तो आपको जलती नजर आएगी, यानी कि गाइस वो ऑन नजर आएगी। लेकिन अगर आप उसे ही गाइस दबाओगे, यानी कि बिना कैमरे के देखोगे, तो आपको वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, वो गाइस आपको नहीं दिखाई देगी कि जल रही है या नहीं जल रही है, ठीक है। लेकिन कैमरे से देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि हाँ जल रही है। और गाइस उस रिमोट कंट्रोल से ये अवरक्त रेज ही निकलती है, या फिर कहा जाए तो अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगे ही निकलती हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल में विभाजन होता है, जो गाइस है, या किसके तुल्य या किसके बराबर होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। एक तरंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन है, या तरंग वेव के तुल्य का होता है, या फिर कहा जाए तो गाइस उसके तरंग के वेलोसिटी के गाइस से बराबर होता है। सही आंसर होगा तरंग वेव, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? देखो ये क्वेश्चन आपका जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत, मतलब कहा जाए गाइस तो आपके लिए ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेवल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गाइस अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, ये आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।
तो आप लाइक जरूर कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। वो आधार क्या है जिस पर लहर पानी के माध्यम से चलती है, इसे समुद्री मील में मापा जाता है भैया तरंग गति। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देखो ये लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, बिल्कुल पहाड़ जैसा, है ना, लेकिन भैया ये पहाड़ नहीं है, कोई तोप नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आएगा। एक साधारण लोलक में, कोई साधारण लोलक है, धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है। गाइस कहा जाए तो धातु की एक छोटी गेंद होती है, पत्थर का जो टुकड़ा होता है लोलक में, जिसे एक कठोर स्टैंड के धागे से लटकाया जाता है। गाइस जो इसमें स्टैंड होता है, उसे स्टैंड को गाइस उस पत्थर को उस स्टैंड के माध्यम से एक धागे से लटकाया जाता है। जो धातु की गेंद है गाइस, उस गेंद को लोलक का क्या कहा जाता है? बॉब, घुंडी, काज, सिर, क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। उसे बॉब कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, बॉब कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। विद्युत धारा का सूत्र जो है आई बराबर ये डैश डैश डैश, गाइस यहाँ पर जो अनुपात का चिन्ह है समय टी है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया आपसे विद्युत धारा आई इज इक्वल टू टी, इसका आपको बताना है। यहाँ पर ये गाइस क्वेश्चन मार्क है, मान लिया ना, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। अब देखो गाइस, आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र यानी विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। राइट होगा यहाँ पर आपका आवेश, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आवेश बिल्कुल परफेक्ट। अगला है कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा डैश 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 का प्रवाह है। अब आप सभी जानते हैं विद्युत धारा जो है गाइस ये तरंग का तो होगा नहीं। जब विद्युत धारा कहा गया मतलब विद्युत आवेशों का होगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेशों का। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92 है। इसका आंसर आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। अब आप थोड़ा समझना गाइस, जो क्वेश्चन दो है ना, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड लग रहा हो लेकिन इजी बहुत है, ये बात आप समझ लेना, थोड़ा समझो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब आप यहाँ पर देखो गाइस, आपसे कहा गया धारा का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं धारा का, अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। आई यहाँ पर आपसे पूछा गया, धारा आपसे पूछा गया, क्यू आपको दिया गया 20 तो 20 हो गया, टी आपको दिया गया 1 सेकंड तो 1 हो गया। तो धारा यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 20, और गाइस धारा का मात्रक है एम्पियर, मतलब यहाँ पर 20 एम्पियर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन वी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखो मित्रा, थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। I इज इक्वल टू वी बाई आर वाला फॉर्मूला लगाना, आसानी से आंसर आएगा। आई यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है गाइस, आई इज इक्वल टू यानी धारा इज इक्वल टू जो गाइस जब विभवांतर या वोल्ट दिया गया है वो, और गाइस जो प्रतिरोध है आर रेजिस्टेंस है वो, उसका अनुपात। वी यहाँ पर आपको दिया गया है मेरे प्यारे भाई 220, आर आपको दिया गया है 750, इसको कैंसिल कर देना है, और 22 और 75 इसका गाइस आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इसका भाग करेंगे तो आएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 0.29 एम्पियर। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, 0.29 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। अगला आपके सामने कि ओम का नियम डैश डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है, यानी ओम का नियम जो है ये किसके बीच का संबंध का वर्णन करता है। देखो ओम का नियम जो है गाइस ये किसके बीच संबंध का निर्णय करेगा, तो ये करता है गाइस विभवांतर और विद्युत धारा के बीच। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लो ओम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, इसके अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाले धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर धारा है वो इससे गुजरने वाले चालक के विभवांतर V के सीधे समानुपाती होगा, जहां पर T जो है गाइस एक नियत होगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, ओम का नियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ओम का नियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गाइस। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, इजी बहुत है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था या फिर किसी भी पदार्थ के रूप को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर उसके तापमान में हम परिवर्तन कर दें मेरे प्यारे भाई, तो उसका हम जो रूप है ये परिवर्तित कर सकते हैं। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला आपके सामने कि किसके मापन के दौरान कोरोट कॉफ ध्वनियां सुनी जाती हैं। किसके मापन के दौरान कोरोट कॉफ ध्वनियां सुनी जाती हैं। राइट होगा आपका, वो हो जाएगा रक्तचाप या फिर जिन्हें आप बीपी कहते हो या गाइस जो आप ब्लड प्रेशर कहते हो, उनके मापन के दौरान गाइस कोरोट कॉफ ध्वनियां सुनी जाती हैं। जो गाइस रक्तचाप है ये स्फिगोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आप ये भी याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी सन 2016 को लिगो ऑब्जर्वेटरी, इनका नाम क्या है, लिगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने दो ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। ये आप याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह किस नियम का उदाहरण है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। सही हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला आपके सामने एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो देखो, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो गाइस, ससंजक बल और असंजक बल में अंतर पहले आप देख लो। ससंजक बल जो है गाइस एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है और असंजक बल जो है गाइस भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। तो अगर आपसे कहा जाता है एक ही पदार्थों के बीच या फिर एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो वो होगा आपका ससंजक। अगर आपसे कहा जाता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो वो हो जाएगा आपका असंजक बल। ठीक है, चलो अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के वे कौन से दो मुख्य अंग हैं जहां पर काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का जो चित्र है ये MRI के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे MRI जो करवाया नहीं जाता है मेरे प्यारे भाई, है ना, उसी के द्वारा ये गाइस प्राप्त किया जाता है। अगला आपके सामने इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नीला। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो प्राथमिक रंग जो है गाइस जी प्रकाश के वह रंग होते हैं जो समान अनुपात में मिलने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त करे। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया और नीला रंग हो गया, ये प्राथमिक है अथवा मुख्य रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों के संयोजन से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है और नीला रंग
रंग जो है गाइस ये दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि एक परिणामी मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? एक परिणामी मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश 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 पर कार्य करता है। कहने का मतलब है एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है ये किस पर कार्य करता है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है ये कार्य करता है, सही हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा पर, करेक्ट हो जाएगा आपका एसी। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता? देखो गाइस, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसके कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, बिल्कुल सही है। क्रोध में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी सही है। क्रोध में अनंत पारगम्यता या चुंबकशीलता होती है, ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पर गाइस जो यहाँ पर लिखे गए हैं तीन ऑप्शन, तीन के तीनों सही है। दैट मीन्स इनमें से सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देख लो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो विशेषता होती है वो देखो, दोनों कुंडलनों में जो प्रतिरोध है ये शून्य होता है। क्रोध में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, क्रोध में अनंत चुंबकशीलता होती है, दोनों कुंडलनों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है और आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% दक्षता होती है। अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। देखो गाइस, क्रोध हो गया, प्राथमिक कुंडलन हो गया, द्वितीय कुंडलन हो गया, लेकिन परस्पर अभिवाह जो है गाइस ये ट्रांसफार्मर का कोई मूल अवयव नहीं होता है। ठीक है, ये गाइस कोई खास नहीं होता है, सप्लाई लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर विद्युत चल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बैटरी भी गाइस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, वही लिखा गया है। ठीक है, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। अगला आपके सामने गाइस कि विद्युत स्विचों में किसे लगाया जाता है? विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? किस में? विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में, भू संपर्क के तार में, न्यूट्रल तार में, या इनमें से कोई नहीं। RRB JEE 14/12/2014 के एलो पेपर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये गाइस लाइव तार में लगाया जाता है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो याद रखिएगा, एक परिशुद्ध एमीटर के जो गाइस प्रतिरोध का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बहुत ही निम्न होना चाहिए, बहुत ही निम्न होना चाहिए। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, तो आपकी फर्ज बनते हैं, आपका भी गाइस ये दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। अब देखो यहाँ पर गाइस विद्युत धारा का मापन जो है ये एमीटर के द्वारा किया जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापन के उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा।
देखो, विद्युत तापन के उपकरण में किसका प्रयोग किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा आपका नाइक्रोम का। जो भी डियर प्यारे भाई नाइक्रोम का बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत तापन के उपकरण में मेरे प्यारे भाई नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। देखो गाइज, जो नाइक्रोम है ये गाइज गलनांक जो है इसका अधिकतम होता है, ठीक है। और नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और लोहा के मिश्रण से बनी एक मिश्र धातु होती है। इसका जो उपयोग है ये प्रतिरोधक तार बनाने में भी होता है। अगला है कि इनमें से कौन बिजली के कुचालक है। अब आपको ये बताना है कि बिजली का कुचालक इसमें कौन सा है। पहला है कि माइका एवं क्वार्ट्ज, दूसरा है धातु और रबर, तीसरा है धातु और माइका। अब आपको ये बताना है कि बिजली के इसमें कुचालक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। नीचे दिया गया है कूट भाषा, प्रयोग करके उत्तर बताइए। आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी जल्दी राइट क्या हो जाएगा। देखो गाइज, यहाँ पर माइका और क्वार्ट्ज जो हैं ये बिजली के कुचालक हो जाएंगे। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल ए ही यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने गाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। इसमें कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। देखो, क्वेश्चन भले ही आपको टफ लग रहा हो आज के, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं, याद रखना, ठीक है। देखो गाइज, बिजली का चालक इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल भी है और एसिटिक एसिड घोल भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल तो है ही, है ना, HCl तो है ही मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर ग्लूकोज घोल जो है गाइज ये बिजली के चालक का नहीं होगा, है ना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ग्लूकोज घोल। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो गाइस, ऐसे पदार्थ जिनके घोल या फिर उनके जलीय विलयन यानी कि एक्वायस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, अर्थात जो विद्युत के चालक हो, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं या उन्हें गाइस इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए NaOH, यहाँ पर गाइस जो विद्युत है ये चालक होती है, ठीक है। और गाइस जो एसिटिक एसिड है CH3COOH है, ये भी गाइस विद्युत चालक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 भी होता है। ये सभी जो है गाइस ये ग्लूकोज मतलब यहाँ पर जो ये सभी हैं ये सारे के सारे विद्युत के चालक हैं, लेकिन ग्लूकोज घोल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। ओम के नियम के अनुसार डैश 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 एक स्थिरांक है। अभी आपने देखा है गाइस, ओम के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने आए थे, तो ध्यान दिया होगा आपने, तो इसका आंसर बता सकते हो। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो ओम का नियम यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा V/I। V/I यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। R V/I, ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो गाइस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया तो फिर से यहाँ पर देख लो, R V/I जो कि एक कांस्टेंट है या नियतांक है। ये देखो गाइस, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इजी बहुत है। विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट है, उसके द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। फिर आपसे कहा गया कि धारा के माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करना। अब यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका Q = होता है वो होता है IT, है ना, आप सभी जानते हैं। I यहाँ पर आपका कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई, वो दिया गया है 0.75। T आपको दिया गया है 9 और मिनट में है तो इसको सेकंड में 60 मैंने गुणा कर लिया, ठीक है। तो 9 गाइस 0.75 गुणे 9 चौके 36 यानी 360। 360 को 0.75 से आप गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। अब अगर आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, लगभग यहाँ पर गाइज आपका जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए 405 कूलाम के लगभग होगा। जैसा कि आप जानते हैं आवेश की जो मात्रा है, इसका जो गाइज मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम ही होता है, ठीक है। अगला आपके सामने ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, फिर वही क्वेश्चन है बिल्कुल। केवल फॉर्मूला इसमें दूसरा लगेगा, क्योंकि गाइज आपसे यहाँ पर विद्युत आवेश पूछा गया और समय आपको नहीं दिया गया। V = W/Q वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर बिल्कुल आसानी से आएगा। V = W/Q। V यहाँ पर आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई 20, तो 20 हो गया। W आपको दिया गया 60, ये हो गया 60 और यहाँ पर Q, तो गाइज 20Q = 60 हो जाएगा। कहने का मतलब है Q बराबर हो जाएगा आपका 60/20 यानी 20 कम 20, 20 × 60 मतलब 3 कूलाम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं 3 कूलाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जान सकते हैं।
अगर आप क्वेश्चंस को देखिए, पहले आपसे पूछा क्या गया है काम, काम मतलब कार्य। अब आप जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो वैसे भी आप यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पास्कल जो है ये दाब होगा और ये बल या फिर भार होगा, है ना, भार या फिर बल होगा। और ये आपका गाइज आवेश होगा। तो आपसे आवेश ना पूछा गया, ना भार पूछा गया, ना बल पूछा गया, ना दाब पूछा गया, काम पूछा गया। तो काम का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जे वाला आपका यहाँ पर सही होगा। वैसे आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। W = QV वाला फॉर्मूला लगाओ। W यहाँ पर आपका ज्ञात करना है, Q आपका है 2, V आपका है 10, 10 दूना 20, 20 और जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा और उनके बीच का विभवांतर अगर 18 वोल्ट है। अब देखो, आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे, कार्य पूछा गया। W = यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया QV वाला फॉर्मूला लगाओ। Q आपका है 4, V आपका 18, 18 चौक 72, 72 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही। आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म जो है यह बीमारी है किसकी। एस्टिग्मेटिज्म जो है यह बीमारी किसकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंखों की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। सभी मित्र इसका आंसर फटाफट दे देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, गलती कोई भी नहीं करेगा, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल को बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मैलाकोनाइट जो है यह किस धातु का खनिज है। देखो गाइस, जो तांबा है यहाँ पर, तांबा, इसका जो अयस्क होता है यह होता है मैलाकोनाइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने लीटर खून होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर कहा जाए तो आमतौर पर अब गाइस 7 से 8 लीटर होने लगे हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह हो जाएगा 5 से 6 लीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर के लगभग मनुष्य के शरीर में रुधिर होते हैं, या फिर जिन्हें आप कहते हो खून। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किनके द्वारा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, थोड़ा समझना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस ऑस्ट्रेट के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। देखो गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि न्यूरॉन जो है यह किसकी इकाई है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन जो है किसकी इकाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तंत्रिका ऊतक की। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यस चंद्रशेखर के द्वारा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। थोड़ा समझना, आपका क्वेश्चन जो है गाइस ये इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो गाइस शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, इसका कार्य क्या होता है। वह होता है खून में, या कहा जाए गाइस तो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है, वह हो जाएगा आपका थोरियम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है यह कैसा होता है। किसी मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है यह कैसा होता है। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके एक सपने को पूरा करने के लिए, आपके एक सीट कंफर्म करवाने के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। थोड़ा समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मानव की आंख पर जो रेटिना पर गाइस प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा बनता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। अब आप सभी जानते हैं कि वह सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी जो है, यह प्रकाश संवेदी जो है गाइस ये यौगिक है किसका। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक जो खाद्य पदार्थ है वह कौन सा है। इसका आंसर आप सही बताएंगे गाइस। इसमें आज देखो, आज आपके गाइस कहा जाए तो आपका इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी मिक्स है, ठीक है। सामान्य विज्ञान से आएंगे तो एक दो क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का भी टपक सकता है। इसमें गाइस कोई गारंटी तो ले नहीं सकता कि बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ गाइस, सिलेबस में अलग दिया गया है आपका सामान्य विज्ञान फिजिक्स, तो वो तो आपका अलग आएगा ही, लेकिन जो सामान्य विज्ञान बताया गया है उसमें गाइस आपके एक दो क्वेश्चन टपक भी सकते हैं, लेकिन सकने की बात करें गाइस कोई कंफर्म इसमें नहीं है। तो हमारे भोजन में जो गाइस संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है वह कौन सा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वो हो जाएगा आपका विटामिन और खनिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा समझना और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं। उसकी मात्रा को कहते हैं भैया विशिष्ट ऊष्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि पीतल जो है यह किसका मिश्रण है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, आप सभी जानते हैं कि जो गाइस पीतल होता है या किसका मिश्रण होता है, यह होता है तांबा और जिंक या फिर जिन्हें आप कहते हो जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है मेरे प्यारे भाई यह पीतल होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि टांका या फिर जिन्हें आप कहते हो शोल्डर किसका मिश्रण होता है। गाइस जो टांका होता है कहते हैं ना गाइस कि जैसे आपके यहाँ
मान लीजिए आपका गाइस मोबाइल फ़ोन ही है, उसमें अगर कोई तार वगैरह टूट जाते हैं, या घर में गाइस अगर आपके घर में जो लाइट चार्जिंग होती है या किसी भी चीज़ में अगर कोई भी तार टूट जाता है, तो कहते हैं कि लेकर जाओ, 5 रुपए का उसमें टाँका रखेंगे और फिर से सही हो जाएगा। तो गाइस जो टाँका रखने की बात की जाती है, उसे टाँका में जो गाइस मिश्रण होता है, ये किसका होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भैया ये शीशा और जस्ता का, और शीशा गाइस जो है टाँका जो है किसका होता है? तो शीशा और टीन का होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शीशा और टीन का। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं कि शीशा और टीन का होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? देखो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, CO2, या फिर जिन्हें आप कहते हो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो गाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। भैया वह क्या होता है? वह होता है विद्युत मोटर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है, या फिर कहा जाए तो गतिज ऊर्जा का गाइस जो सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है? 1/2 MB², 1/2 MB², यानी हाफ MB² जो है गाइस, ये गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा mgh जो लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, जो mgh लिखा गया है, या जो है ये स्थितिज ऊर्जा का अभिव्यंजक होता है। प्रतिध्वनि जो है यह किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि का मतलब ये होगा गाइस कि आपको अपनी ध्वनि पुनः सुनाई दे। जैसे गाइस आप किसी बंद कमरे में, या फिर कहा जाए तो जो गाइस जल्द जल्द ही प्लास्टर हुआ हो कमरा, उसमें, या फिर अगर आप किसी कुएं में बोलेंगे तो आपको अपनी ध्वनि पुनः सुनाई देती है, उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि। और यह किस कारण होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन, यानी कि ध्वनि तरंगों के आपस में टकराने से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है। अगला है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह के बर्फ पर पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा होगा? कहने का मतलब ये है कि कोई ग्लास है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, मान लीजिए ग्लास है और इस ग्लास में पानी नीचे भरा हुआ है, इस पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ का टुकड़ा जो है वो जो तैर रहा है टुकड़ा, अगर वह पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो उस पानी में क्या परिवर्तन आएगा? भैया ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कुल कितनी होगी? यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो गाइस जो दो समांतर दर्पण है, इसके बीच अगर धातु का एक गोला रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी? वो गाइस जब समांतर दर्पण आपसे कहा जाएगा, यहाँ पर समांतर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि उसमें असंख्य होगा, मतलब गाइस कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुत ही ज्यादा प्रतिबिंब बनेंगे, उसके चित्र बनेंगे, उसकी इमेज बनेगी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि SARS बीमारी में जो अक्षर ए है यह निरूपित करता है किसको? जो SARS बीमारी में जो अक्षर ए है मेरे प्यारे भाई, यह एक्यूट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, सही आंसर क्या हो जाएगा किसको? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। डिप्थीरिया बीमारी जो है यह प्रभावित करती है किसको? भैया ये किसको प्रभावित करती है? ये गले को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, कैसे क्या? यह क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। जो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर होते हैं मेरे प्यारे भाई, उसमें प्रयास और फलाक्रम के बीच भार होता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, आखिर क्यों? ये ऊपर लिखा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे देख लेना। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे समझ लेना, इतने तो समझदार है ही, ठीक है। देखो भैया, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है यह वास्तविक भार से कम इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसकी चाल जो है वह ऊपर के ओर समरूप होती है। मतलब ये हुआ कि वह ऊपर की ओर के गाइस बराबर होती है, मतलब ऊपर की ओर समरूप होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे में तो ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लगभग सभी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ गाइस कि आप में से अब की बार जितने भी शादी विवाह हुए हैं उसमें बारात कौन कौन गया है? बारात में मजा तो आता होगा खूब। हालांकि कोशिश करना गाइस कि बारात आप करो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना मेरे भाई, बारात करना अच्छी बात तो है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सपने हैं। कहने का मतलब है आपको पूरी जान के साथ पढ़ाई करनी होगी, पूरी ताकत लगा करके पढ़ाई करनी होगी। हाँ मैं मान रहा हूँ बारात आपको करना होगा मेरे भैया, बारात में भी जाना होगा, मामा नाना काका दादा के यहाँ भी आपको शादी में भी जाना होगा, है ना? वो भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने सपने, जिन्हें आपको पूरा करने के लिए दिन रात एक करना होगा, पूरी तरीके से जी जान के साथ तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है? तो ठीक है, बारात कौन कौन गया है ये कमेंट में ज़रूर बताना कि और बारात में किस तरीके से मज़े आए हैं वो भी बता देना, ठीक है? देखो, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है भैया? वो होता है लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? लगभग ये 1000 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1 माइक्रोन जो है मेरे प्यारे भाई या 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, कितना? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जब 273 डिग्री सेल्सियस को घटाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे में तो ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। एसिड या फिर अम्ल बदलता है, जो गाइस लिटमस पेपर होते हैं उसको किस रंग में बदलता है? नीले से लाल में, लाल से नीला में, या फिर रंग ही नहीं बदलता, या कोई नहीं?
याद रखना मेरे प्यारे भाई, याद रखना, जो एसिड या अम्ल होता है या नीले को लाल में बदलता है, और जो गाइस बेस या कहा जाए क्षार होता है या लाल को नीला में बदलता है। ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है वह होता है एसिड या फिर अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की अम्लीयता कैसी होगी? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि चीनी का कोई घोल है, यानी कि गाय पानी है उसमें चीनी घोल दी जाती है, और अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाएगा तो चीनी में जो गाइस अम्लीयता है, यानी कि उसके गलने की संख्या या विलय होने की गाइस कहा जाए तो वृद्धि है, ये कैसी होगी? तो भैया जब उसका ताप बढ़ाया जाएगा, या फिर कहते हैं ना कि जब गाइस पानी में जब चीनी घोल दी जाती है तो कहते हैं कि थोड़ी जो आंच है ये थोड़ी तेज कर दो ताकि चीनी जो है ये जल्दी गल जाए, है ना। तो वही मेरे प्यारे भाई कि बढ़ती है उसकी जो अम्लीयता है वह कैसी होती है, बढ़ती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। कार्बन जो है यह शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप जो है यह कौन सा है? कोक या फिर कास्ट कोयला या फिर हीरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए। देखो जो कार्बन का शुद्धतम रूप है यह कौन सा है गाइस, वो हो जाएगा डायमंड या फिर कहा जाए तो हीरा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? सभी जानते होंगे, और गाइस ये ऑप्शन को देखने के बावजूद भी आपको नजर आ रहा होगा, तो फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। गाइस कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर मैं आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपकी एक सीट कंफर्म करवाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। देखो गाइस जो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है वह होता है कार्बन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही होगा। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैगनिक विकिरण को अवशोषित करता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करके। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो वह अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करना, अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे।